BMCVTC चैनल हिंदी चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों के लिए इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ आसान से प्रश्न दिए गए हैं जो कि इस वीडियो से संबंधित है। उन्हें हल करने का प्रयास ज़रूर कीजिए और फिर वीडियो देखने के बाद उसमें एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोटा सा गूगल फॉर्म भी है, उसे ज़रूर भरें। अपने सुझाव अपनी राय को उसमें ज़रूर भरें ताकि हम वीडियो को और इम्प्रूव कर सकें। और अंत में इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नए नए आने वाले वीडियो की सूचना मिलती रहे। तो चलिए देखते हैं अपना वीडियो। तो बच्चों, आज की कक्षा है आठवीं कक्षा में हमारा विषय है आज का गणित। और गणित विषय में हम चर्चा करेंगे वह पाठ है आपके पाठ्य पुस्तक से लेसन नंबर 15 एरिया पार्ट 1 अर्थात प्रकरण 15वां क्षेत्रफल, जिसका पहला भाग आज हम देखेंगे। और मैं हूं आपका वर्चुअल मार्गदर्शक अजय कुमार मौर्य, MCGM के वर्चुअल क्लासरूम दादर से। तो सबसे पहले क्षेत्रफल क्या है, एरिया क्या होता है। तो बच्चों, हमने पिछली कक्षाओं में कुछ भूमितीय आकृतियों के क्षेत्रफल के सूत्र को देखा था, जिसमें हमने इन 3 आकृतियों के क्षेत्रफल को समझा और इससे संबंधित प्रश्नों को हल किया था, जिसमें पहली आकृति आयत, फिर वर्ग और उसके बाद त्रिभुज। तो इन आकृतियों के से घिरी हुई जो ये समतल भाग है, पृष्ठभाग है, इसी को इन आकृतियों का क्षेत्रफल कहते हैं। यानी इन आकृतियों के अंतर्गत जो क्षेत्र आता है उसका ही मापन क्षेत्रफल होता है। तो चाहे वो आयताकार क्षेत्र हो, चाहे वो वर्गाकार क्षेत्र हो, चाहे वह त्रिभुजाकार क्षेत्र हो, उसके मापन को ही क्षेत्रफल कहते हैं। और इनमें सामान्य तौर पर 2 विभागों का, डायमेंशन का गुणा होता है, इसलिए इनमें इनकी इकाई में भी 2 इकाइयों का, समान इकाइयों का गुणा होता है। तो इसलिए वर्ग इकाई, इसका क्षेत्रफल की जो इकाई है वो वर्ग इकाई होती है, क्योंकि 2 डायमेंशन का गुणा है। तो आकृति द्वारा घेरे गए समतल भाग यहाँ देख रहे हैं आप, या क्षेत्र के मापन को ही उस आकृति का क्षेत्रफल कहते हैं। जैसे ये आयत है, नाम है मान लीजिए इसका ABCD, तो उसकी लंबाई L और चौड़ाई अगर B रखें तो इसके क्षेत्र का क्षेत्रफल होगा लंबाई गुणे चौड़ाई। तो इसकी भुजाओं द्वारा घेरी गई ये समतल भाग ही उसका क्षेत्रफल है। आयत का क्षेत्रफल हमने जाना, उसकी लंबाई और उसकी चौड़ाई का गुणनफल होता है। तो लंबाई गुणे चौड़ाई, अगर लंबाई L और चौड़ाई को B रखें तो यह सूत्र रूप में बन जाएगा L गुणे B। आयत का क्षेत्रफल L गुणे B, ये हमने देखा है, जाना है और इससे संबंधित प्रश्नों को हल किया है पिछली कक्षाओं में। उसी प्रकार दूसरी आकृति वर्ग, मान लीजिए इस आकृति का नाम वर्ग ABCD है। 4 भुजाएं समान होती हैं इसकी, तो एक भुजा अगर A है, सभी भुजा A होगी। इसकी लंबाई चौड़ाई A गुणे A ही होगी, अर्थात
इसका जो क्षेत्र है उसका क्षेत्रफल होगा भुजा गुणे भुजा, क्योंकि दोनों लंबाई और चौड़ाई दोनों भुजा ही है समान। तो भुजा गुणे भुजा या भुजा का वर्ग। अगर भुजा की लंबाई a तो सूत्र बन जाएगा a का वर्ग। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर उसकी भुजा का वर्ग या a का वर्ग संकेत के रूप में। तीसरी आकृति जिस पर हमने चर्चा की है अब तक वह है त्रिभुज का क्षेत्रफल। ABC यह त्रिभुज है। अगर ये समकोण त्रिभुज है तो उसका क्षेत्रफल उसकी जो आधार या समकोण बनाने वाली जो भुजा है BC और AB, इससे ये समकोण बनता है। तो समकोण बनाने वाली भुजाओं का गुणनफल का आधा यानी 1/2 गुणे समकोण बनाने वाली दोनों भुजाओं का गुणनफल। अगर दोनों भुजाएं B और H हैं, आधार भी B, ऊंचाई भी H है, तो क्षेत्रफल बन जाएगा 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई या B गुणे H। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल अर्थात 1/2 समकोण बनाने वाले दोनों भुजाओं का गुणनफल। समकोण बनाने वाली भुजाएं अगर B और H हैं तो 1/2 B गुणे H। उसी प्रकार एक अन्य त्रिभुज में भी यही सूत्र लागू होता है। यह एक समकोण त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज के अलावा एक त्रिभुज और यह कोई तीसरा त्रिभुज है। हर त्रिभुज में एक आधार, तो उस पर शीर्ष से खींचा गया लंब उसकी ऊंचाई होती है। यहाँ तीनों त्रिभुज में आधार और ऊंचाई दिखाई गई है। आधार B से, ऊंचाई H से। तो हर त्रिभुज का एक आधार एक भुजा को माने तो उसकी एक ऊंचाई भी बनती है। तो उस हिसाब से सामान्य किसी भी त्रिभुज का ये क्षेत्र का जो फल है, क्षेत्रफल है, मापन है, वह 1/2 आधार गुणे उसकी ऊंचाई ही होती है। यह सूत्र हमें पता है, हमने इस पर चर्चा की है। तो याद रखना है त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुणे भुजा। तो हमने अब तक इन तीन आकृतियों के क्षेत्रफल के सूत्र को समझा है। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का वर्ग, और तीसरा है त्रिभुज का क्षेत्रफल, वह है 1/2 आधार गुणे उसकी ऊंचाई। आगे हम क्षेत्रफल से संबंधित कुछ अन्य आकृतियों पर चर्चा करेंगे। वह है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम अर्थात समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। दूसरा है एरिया ऑफ रोम्बस अर्थात समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। और तीसरी आकृति वह है ट्रेपेजियम, तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। पहली आकृति है समांतर चतुर्भुज, उसके क्षेत्रफल के संबंधित हम चर्चा करते हैं। तो ये एक समांतर चतुर्भुज है, ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं समांतर हो, यानी सम्मुख भुजाओं की दोनों जोड़ी समांतर हो। क्योंकि आयत का क्षेत्रफल हमें पता है लंबाई गुणे चौड़ाई, उसी के आधार से हम समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र ज्ञात करेंगे। तो यह एक समांतर चतुर्भुज है। अगर उसके एक हिस्से से लंब खींचकर, एक शीर्ष बिंदु से लंब खींचकर त्रिभुजाकार भाग को अलग करें, जैसा कि आकृति में दिखाई दे रहा है, और उसको काट कर हम दूसरी तरफ जोड़ दें, तो इसका आकार
शेप बदल गया, लेकिन क्षेत्र तो उतना ही है। जितना यहाँ से काट के वहाँ लगा दिया तो क्षेत्र तो वही है, लेकिन आकार बदल गया और ये आयत बन गया। यानी एक समांतर चतुर्भुज की जो भुजा है, एक भुजा जो आधार है वही आयत के लिए लंबाई हो गई, और जो आयत की यहाँ चौड़ाई दिख रही है वो समांतर चतुर्भुज में ऊंचाई है। जैसे कि ये समांतर चतुर्भुज, ये उसकी ऊंचाई, दोनों समांतर भुजाओं के बीच की दूरी, ऊंचाई, लंब दूरी, जिसे हम h कहें अगर, तो जब ये आयत बनता है तो जो h है वह क्या बन जाता है? चौड़ाई। यानी समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई आयत की चौड़ाई एक ही लंबाई है। इस तरह से, और आधार जो समांतर चतुर्भुज में है वह आयत में लंबाई के बराबर है। तो आधार B आयत की लंबाई के बराबर है, ऊंचाई h आयत की चौड़ाई के बराबर हुई। तो उस हिसाब से बहुत आसानी से अब हम समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल उसी आधार और ऊंचाई के आयत के बराबर होता है। तो ये समांतर चतुर्भुज, ये आयत, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल के बराबर हुआ, उसी आधार या लंबाई और उसी ऊंचाई या चौड़ाई के कारण। तो चूंकि आयत की लंबाई और चौड़ाई होने पर उसका क्षेत्रफल उसकी लंबाई गुणे चौड़ाई होती है, और जो आयत की चौड़ाई है वही देख रहे हैं समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई होती है। और लंबाई आधार के बराबर है, ऊंचाई चौड़ाई के बराबर है। तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई है। दूसरी भाषा में समांतर चतुर्भुज क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई की जगह पे आधार, चौड़ाई की जगह पर ऊंचाई। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल उसकी आधार गुणे उसकी ऊंचाई होती है। तो सिंपली हमें यह सूत्र मिल गया कि आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, जबकि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आधार गुणे उसकी ऊंचाई होती है। आधार को B बेस और ऊंचाई को हाइट h कहें अगर, तो सूत्र रूप में हम इसे लिख सकते हैं समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर B गुणे h, आधार गुणे ऊंचाई। अब इसी से संबंधित कुछ उदाहरण देखते हैं आपके पाठ्य पुस्तक से पेज नंबर 95 पर। प्रश्न संग्रह 15.1। पहला प्रश्न, एक समांतर चतुर्भुज का आधार 18 सेंटीमीटर है, उसकी ऊंचाई 11 सेंटीमीटर है, तो उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो जो जानकारी दी गई है पहले उसको लिखते हैं। आधार 18 सेंटीमीटर, ऊंचाई 11 सेंटीमीटर, और हमें पता है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आधार गुणे उसकी ऊंचाई। ये सूत्र हमें पता ही है। अब क्या करेंगे, इसी सूत्र में हम मान रखेंगे। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आधार है यहाँ पर 18, ऊंचाई है 11, दोनों का गुणनफल 18 गुणे 11 गुणा कर लेंगे। जो भी मान आएगा वही होगा इस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, और यहाँ 198 आ रहा है। क्षेत्रफल की इकाई, चूंकि लंबाइयों की इकाई सेंटीमीटर है, तो 2 बार सेंटीमीटर का गुणा हुआ है तो वर्ग बन जाएगा सेंटीमीटर वर्ग या वर्ग सेंटीमीटर। तो क्षेत्रफल हमेशा वर्ग लिखकर फिर उस लंबाइयों की इकाई को लिखा जाता है। तो हमें मिला यहाँ पर समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 198 वर्ग सेंटीमीटर। दूसरा उदाहरण देखते हैं।
एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया है 29.6 वर्ग सेंटीमीटर और आधार 8 सेंटीमीटर है, तो उस चतुर्भुज की ऊंचाई ज्ञात करो। तो दिया गया है क्षेत्रफल ए, हमने मान लिया उसको 29.6 वर्ग सेंटीमीटर, आधार बेस को हमने 8 सेंटीमीटर यहाँ लिख दिया। तो चूंकि समांतर चतुर्भुज से संबंधित है, सूत्र वही लगेगा, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आधार गुणे उसकी ऊंचाई। जो जो मान दिया गया है उसको हम लिख लेंगे। क्षेत्रफल का मान यहाँ दिया गया है, तो उसको हम लिखेंगे क्षेत्रफल के स्थान पर, और आधार का मान 8 दिया गया है, तो आधार की जगह पर उसको लिखेंगे, गुणे उसकी ऊंचाई, और ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है, इसलिए ऊंचाई बराबर, तो यह एक पक्षांतर हो जाएगा, 8 से भाग देंगे दोनों पक्षों में, तो 29.6 बटे 8 हो जाएगा। पक्षांतर से भी 8 नीचे आ जाएगा, भाग हो जाएगा। दशमलव को हटाकर हम 29.6 को 296 बटे 10 से 8 का गुणा 80 हो जाएगा। काट देंगे 8 से, 8 दहा में 80, और 8 से काटेंगे इसको, तो ये दहा में, और 8 त्रिक 24, 8 सते 56, 37 बटा 10 आया। बटा 10 होने के कारण एक अंक के बाद दशमलव 3.7 ऊंचाई आ गई, इसलिए इस समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई हुई 3.7 सेंटीमीटर, क्योंकि इकाइयां सेंटीमीटर में है। तो इस तरह से क्षेत्रफल दिया गया है, आधार दिया गया है, तो ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं। तो क्षेत्रफल, आधार, ऊंचाई, इन 3 घटकों में से कोई भी 2 घटक दिया गया है तो हम तीसरा आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रश्न संग्रह का तीसरा उदाहरण देखते हैं। एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया गया है 83.2 वर्ग सेंटीमीटर, ऊंचाई दी गई है 6.4 सेंटीमीटर, तो हमें आधार की लंबाई ज्ञात करनी है। बिल्कुल पहले जैसा प्रश्न है, यहाँ पर आधार पूछा गया है, ऊंचाई दी गई है। प्रश्न बिल्कुल वैसा ही रहेगा, क्षेत्रफल और ऊंचाई दिया गया है। सूत्र हमें लगाना है समांतर चतुर्भुज का, क्योंकि उसी के बारे में कहा जा रहा है, और हमें पता है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आधार गुणे उसकी ऊंचाई। दी गई जानकारी को सही स्थान पर रखते हुए क्षेत्रफल की जगह पर क्षेत्रफल को, आधार की जगह पर आधार तो दिया ही नहीं गया है, ऊंचाई की जगह पे ऊंचाई लिखा हमने, तो जो बच गया उसको वैसे ही रखेंगे। इस प्रकार आधार का मान क्या हो जाएगा, पक्षांतर करते हुए 83.2 बटे 6.4, वह नीचे आ जाएगा, दोनों पक्षों में भाग हो रहा है। 2 अंक के बाद, यानी एक एक अंक के बाद दोनों पदों में ऊपर और नीचे दशमलव है, तो दशमलव हट जाएगा, 832 बटा 64 आ जाएगा। और हम इसको संक्षिप्त रूप देंगे, 8 से काटेंगे तो 8 अट्ठे 64, 8 एकम 8, 0, 8 चौक 32, फिर 8 से भाग देंगे, 8 एकम 8, और 104 में 8 से भाग देंगे तो 13 बार, तो आधार बराबर 13, तो आधार की लंबाई हो गई इस प्रश्न में आधार बराबर 13 सेंटीमीटर, क्योंकि बाकी इकाइयां सेंटीमीटर में ही है। तो यहाँ पर हमने आधार की लंबाई ज्ञात कर ली 13 सेंटीमीटर। तो हमने देखे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल से संबंधित प्रश्न। अब दूसरा हमारा है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, वहां स लिखा है गलती से, कोई बात नहीं। यह एक समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज की चारों भुजाएं समान होती हैं और उसके जो विकर्ण हैं वो ध्यान रखेंगे। विकर्ण एक दूसरे के लंब होते हैं, समद्विभाजक होते हैं।
P बिंदु पर अगर ये प्रतिच्छेदित करते हैं तो P पर समकोण बनता है और जो रेखाखंड AP, PC ये समान होंगे और PB, PD ये भी समान होंगे और 4 टुकड़ों में बढ़ जाता है, समान समकोण त्रिभुज में बढ़ जाता है 2 विकर्णों के कारण, क्योंकि हर त्रिभुज की जो कर्ण है वह चतुर्भुज की भुजा ही है और सबकी समान है और दोनों लंब बनाने वाली भुजाएं विकर्ण की आधी आधी हैं तो वो भी समान है। इसलिए हमें 4 सर्वांगसम त्रिभुज मिलता है विकर्ण के कारण। अब मान लीजिए एक विकर्ण AC D1 के बराबर है और दूसरा विकर्ण BD D2 के बराबर हो और विकर्ण AC विकर्ण BD एक दूसरे के लंब समद्वि भाजक हैं, तो हमें क्या मिलेगा? AP और PC समान भागों में बढ़ जाएंगे और वो हो जाएगा D1 का आधा, क्योंकि पूरा D1 है AC तो ये D1 का आधा, D1/2। उसी प्रकार BP और PD ये भी विकर्ण BD का आधा हुआ, मतलब D2 का आधा हो गया। इतना तो क्लियर हो गया कि विकर्ण का आधा आधा हिस्सा D1/2 D2/2 है। तो हमें समकोण त्रिभुज की भुजाओं की लंबाइयां यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। अब हम क्या करेंगे? चूंकि 4 समान समकोण त्रिभुज है तो त्रिभुज, कोई भी एक त्रिभुज, मान लीजिए त्रिभुज APB का क्षेत्रफल निकालना हो तो हमें अच्छे से पता है वो होता है 1/2 उसका आधार गुणे उसकी ऊंचाई। अब 1/2 आधार क्या है? APB में AP और ऊंचाई है BP। तो 1/2 AP की लंबाई ऊपर बॉक्स में हमने देखा है वो D1 का आधा है, तो AP बराबर D1/2 और BP बराबर दूसरे विकर्ण का आधा अर्थात D2/2। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ पर हमें इस तरह से मिला। अब इसको सरल रूप देते हैं। त्रिभुज APB का क्षेत्रफल D1 गुणे D2 ऊपर है और नीचे 2 2 2 3 बार 2 का गुणा हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8। तो इस तरह त्रिभुज APB का क्षेत्रफल मिलेगा हमें D1 गुणे D2/8। चलिए अब इसी त्रिभुज के द्वारा हम क्या ज्ञात करेंगे? समचतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल, और कितने के बराबर होगा? चारों समकोण त्रिभुज का योगफल, और चारों त्रिभुज समान है अर्थात त्रिभुज APB का 4 गुना उसके क्षेत्रफल का 4 गुना, तो 4 गुणे त्रिभुज APB होगा। एक त्रिभुज का हमें पता है, चारों त्रिभुज का मिला देंगे तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाएगा ये। तो उस हिसाब से ये क्या हुआ? समचतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल हुआ 4 गुणे त्रिभुज APB का क्षेत्रफल है D1 गुणे D2/8, हमने अभी देखा। तो ये सरल रूप देंगे तो ये बन जाएगा, 4 से 8 कट जाएगा। समचतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल D1 गुणे D2/2, यानी क्या हुआ ये शब्दों में? D1 D2 क्या है? इसके विकर्ण हैं। तो समचतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल हो गया यहाँ पर 1/2 D1 D2 के गुणनफल का ½ है ना, तो आधा को हम बाहर लिख लेते हैं, D1 गुणे D2 दोनों विकर्णों का गुणनफल। तो 1/2 गुणे D1 गुणे D2 अर्थात शाब्दिक रूप में किसी भी समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुणे पहला विकर्ण गुणे दूसरा विकर्ण,
यानी विकर्ण की लंबाई से ही हम क्षेत्रफल आसानी से ज्ञात कर लेंगे। तो 1/2 दोनों विकर्णों के गुणनफल का आधा, यही होता है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो इससे संबंधित एक प्रश्न लेते हैं। प्रश्न संग्रह 15.2, पेज नंबर 97 आपके पाठ्य पुस्तक में। पहला प्रश्न, किसी समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाइयां 15 सेंटीमीटर तथा 24 सेंटीमीटर हो तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा। दिया गया है विकर्णों की लंबाई है। मान लिया विकर्ण पहला 15 सेंटीमीटर, विकर्ण दूसरा 24 सेंटीमीटर, और हमें अच्छे से पता है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या है, 1/2। अभी हमने किया 1/2 गुणे उनके विकर्णों का गुणनफल, विकर्णों का गुणनफल। और अब हमें पता ही है दोनों विकर्ण क्या है, तो 1/2 गुणे विकर्ण मतलब पहला विकर्ण गुणे दूसरा विकर्ण, और वो है 15 गुणे दूसरा विकर्ण है 24। सरल रूप देंगे, 2 से कट जाएगा, 24 12 बार, 12 गुणे 15 बच गया, 12 में 15 का गुणा होगा या 15 में 12 का गुणा होगा, तो हमें मिलेगा 180 वर्ग सेंटीमीटर। क्षेत्रफल है तो वर्ग लगाना बहुत जरूरी है, केवल सेंटीमीटर से काम नहीं चलेगा। इस प्रकार इस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हुआ 180 वर्ग सेंटीमीटर। बहुत अच्छा, तो हमने समचतुर्भुज के विकर्ण से क्षेत्रफल ज्ञात किया। एक उदाहरण और देख लेते हैं इसी प्रश्न संग्रह का तीसरा। ध्यान से देखिए, इसमें विकर्ण की लंबाइयां दोनों नहीं दी गई हैं। किसी समचतुर्भुज की परिमिति दी गई है 100 सेंटीमीटर, विकर्ण एक दिया गया है 48 सेंटीमीटर, तो उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा। सबसे पहले क्या दिया गया है, समचतुर्भुज की परिमिति 100 और कोई भी एक विकर्ण दिया है 48। हम इसी को मानकर आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले परिमिति क्या होती है, तो चारों भुजाओं का योगफल या भुजा गुणे 4 समचतुर्भुज की, तो 4 गुणे भुजा यह परिमिति हो गई। अब चूंकि 4 गुणे भुजा यह परिमिति दी गई है 100, इसका मतलब भुजा कितनी हो जाएगी, 4 से भाग दे देंगे 100 में, वह हो जाएगा 25 सेंटीमीटर एक भुजा। तो एक भुजा 25 और एक विकर्ण 48 दिया गया है, उसी से हम क्या करते हैं, आकृति बनाते हैं। यह है समचतुर्भुज, एक विकर्ण 48 दिया गया है, दूसरा विकर्ण हमें पता नहीं है, नाम लिख लेते हैं ABCD। ई पर व समकोण पर प्रतिच्छेदित करते हैं। भुजाएं 25 हैं, हमने अभी ज्ञात किया, और विकर्ण दिया गया है 48। मान लीजिए AC जो विकर्ण है वो 48 है, तो AE उसका आधा हो गया 24, EC उसका आधा हो गया 24। हमने देखा विकर्ण जो होते हैं एक दूसरे के लंब समद्विभाजक होते हैं, तो आधे आधे बढ़ जाते हैं। अब हम प्रश्नों को आगे बढ़ाते हैं। समकोण त्रिभुज, 4 समकोण त्रिभुज मिलेगा। हम कोई भी एक समकोण त्रिभुज ABE में क्या करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं, तो कर्ण AB² और 2 समकोण बनाने भुजाओं में संबंध आता है AB² = AE² प्लस BE²। यह पाइथागोरस प्रमेय है। हमें ज्ञात करना है BE, तो BE² बराबर AB² ऋण AE²। उसी समीकरण को हमने पक्षांतर कर दिया। AB का मान 25 भुजा है तो AB², और AE जो है विकर्ण का आधा यानी 24²। इतना तो आसान हो गया, इसको सरल करते हैं। 25² 625, 24² 576, घटाने पर आ गया BE² बराबर 49
तो BE ज्ञात करने के लिए 49 का वर्गमूल निकालना होगा और 49 का वर्गमूल हमें पता है 7। तो BE जो है दूसरे विकर्ण का आधा वो है 7। तो पूरा विकर्ण जो होता है BD वह इसका दुगना हो जाएगा 7 गुणे 2। BE का हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। तो एक विकर्ण 48 है, प्रश्न में दिया है। दूसरा विकर्ण BD 14। हमें दोनों विकर्ण की लंबाई मिल गई, एक 48 एक 14। और हमें सूत्र पता है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है दोनों विकर्णों के गुणनफल का आधा या 1/2 गुणे विकर्णों का गुणनफल। तो 1/2 गुणे विकर्ण है 48 और 14, 2 से कट गए, 14 को 7 बार, 48 गुणे 7 336 वर्ग सेंटीमीटर हो गया इस समचतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल। तो हमने देखा परिमिति द्वारा, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा विकर्ण ज्ञात करके हमने समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात किया। तो दो आकृतियों पर हमारी चर्चा हो गई, समांतर चतुर्भुज और समचतुर्भुज। 336 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल की इकाई हो गई। अगली आकृति है समलंब चतुर्भुज। वो क्या है केवल उसको हम जानते हैं, चर्चा बाद में करेंगे। ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाओं की एक ही जोड़ी समांतर हो, जैसे कि ये आकृति है, ऊपर और नीचे जो भुजा है वो दोनों एक दूसरे के समांतर है। तो एक जोड़ी समांतर है, बाकी दूसरी दोनों भुजाएं समांतर नहीं हैं। ऐसी आकृति को समलंब चतुर्भुज कहते हैं और इसके क्षेत्रफल से संबंधित जानकारी हम अपने अगले लेसन में प्राप्त करेंगे। तो बच्चों, आपने देखा आज का लेसन, उसके प्रमुख मुद्दों को ध्यान से बार बार दोबारा देखकर समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि एक बार देखने पर किसी को भी वो पूरा मुद्दा समझ में नहीं आता। तो जैसे ही हम 2 बार 3 बार देखेंगे तो हमें वह समझ में आने लगेगा। और इसके आगे की जानकारी जो होगी बच्चों, वह निश्चित ही हमारे अगले वीडियो में होगी। तो उस वीडियो को देखने के लिए, उसकी सूचना प्राप्त करने के लिए जो नीचे सब्सक्राइब का बटन होता है उसे ज़रूर प्रेस कीजिए और नोटिफिकेशन ऑन रखिए, ताकि जैसे ही हमारा लेसन चैनल पर डाला जाएगा आपको वह तुरंत प्राप्त होगा। तो अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।